देखते हैं मनी एंड इन्फ्लेशन का। पहला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु मैंने बार्टर सिस्टम जो है वो क्या है। तो बार्टर सिस्टम में जो है वो वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है, इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग है वो हिसाब के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है। कोई भी वस्तु चाहे वह पाई जाती है या नहीं, या फिर सिर्फ एक पाई जाने वाली वस्तु, या कोई मुद्रा जो वर्तमान समय में प्रचलन में है, या फिर केवल मुद्रा। कोई भी मुद्रा नहीं, केवल मुद्रा। केवल मुद्रा जो है ज़्यादा सही आंसर हुआ, उसी का लोग व्यापारी वर्ग ज़्यादा यूज करेगा। वस्तु अर्थव्यवस्था की धारणा है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेना देना। अब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज होना। जैसे मुद्रा का प्रयोग कहाँ से हुआ, गलत हो गया, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सबसे पर्याप्त भाषा है। तो मतलब कि मुद्रा का सबसे बढ़िया भाषा यही होता है कि मुद्रा का जो है एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाता है। एक्सचेंज के रूप में तो डी ऑप्शन में है। कोई वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं जनरली एक्सेप्टेड फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज, यही सबसे ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं। कोई वस्तु जिसे कम भुगतान के रूप में, ये सब गलत। कोई वस्तु जिसके सोने की एक्सचेंज नहीं, गलत। कोई वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार है, गलत। सबसे बढ़िया वही है जो गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के लिए है, वही होगा। कह रहा है कि इसमें से बार्टर सिस्टम में जो है इसमें से कौन जो है कठिनाई नहीं है। तो दोहरा संयोग ये तो बहुत बड़ा कठिनाई है। स्थगित डिलेड पेमेंट जो होता था उसका, वो भी तो कठिनाई था। इसमें मूल्य के समान इकाई का पाया जाना, यानी कि मतलब कि मेरे पास जो है उसी सामान के वैल्यू के बराबर कोई और चीज़ मिल जाए तो कठिनाई थोड़ी हुई। तो बढ़िया यही तो आदमी खोजता था कि मेरे पास जो सामान है उसी सेम वैल्यू का दूसरा कोई दूसरा सामान मिल जाए, तो ये तो उसका बेनिफिट है, तो ये उसमें नहीं आता है। अगर किसी देश की मुद्रा की बात हो तो उसमें करेंसी और बैंक में जमा जो है डिपॉजिट है वो दोनों को शामिल किया जाता है। करेंसी और बैंक में जो जमा है उस दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें से रुपया को चलने के लिए, रुपया को जनरली एक्सेप्टेंस में लाने के लिए इसमें से कौन, मतलब कि रुपया को अपना काम करने के लिए कौन सा इसमें से सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक है कि मूल्य की स्थिरता, ये तो बदलते ही रहता है। मान लिया आज वैल्यू डॉलर के मुकाबले वैल्यू ये सब बदलते ही रहता है, स्थिर तो रहता नहीं है। फिर महंगाई भी, सामान का रेट भी बढ़ते घटते रहता है। टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी, ये ओनली फैक्टर नहीं है, क्योंकि पहले के समय का सिक्का भी तो आजकल प्रचलन में अब नहीं है, वो भी तो ड्यूरेबल है ही। पहचान, सबसे बढ़िया एक्सेप्टेंस, मतलब कि लोग उसको स्वीकार करेगा तभी ना। लेकिन मुद्रा के परिचालन में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका फंक्शन है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, तभी जाके मुद्रा चलेगा। क्वेश्चन है कि बार्टर सिस्टम में सबसे क्या क्या दिक्कत था। एक दोहरा संयोग का, डबल कोइंसिडेंस, और मूल्य मापन, यानी कि उसका प्राइस से पता नहीं चल पाता था कि सही क्या है, ये दोनों कठिनाई था उसमें। मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप है, सबसे प्राचीनतम है वस्तु, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लिया जाए, सबसे प्राचीनतम है। किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो चांदी और सोना का सबसे ज़्यादा मुद्रा के रूप में प्रयोग है, चांदी और सोना का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो सबसे पहले से काम है मोड ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का मोड ऑफ एक्सचेंज है। बचत को प्रभावित कराने प्रमुख तत्व है बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, यानी कि डिजायर, वांट, फैसिलिटी, मतलब पावर, क्षमता मतलब क्या, पावर, डिजायर और फैसिलिटी, तभी जाके बचत होगा। तीनों रहेगा तभी जाके बचत होगा, क्षमता, इच्छा और सुविधा। निम्नलिखित में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो मूल्य का दाम पता करना। इसमें से सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या है, जो है कि रुपये के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है। जैसे एक नंबर पर है रुपयों का इकट्ठा करना, इसमें है ट्रांसफ़र करना, इसमें है क्रेडिट के रूप में, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्या है, इसमें है वैल्यू पता करना। तो सबसे बढ़िया मतलब प्राइमरी फंक्शन होता है जो रुपया का होता है, किसी चीज़ का वैल्यू पता करना है। उसके बाद है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा, टाइम डिपॉजिट जो होता है वो जारी करती है। साख मुद्रा, क्रेडिट मनी उसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है, सिक्का भी जारी नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे टाइम डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको चलन मुद्रा कहा जाता है। तो बैंक जो है वही फिक्स डिपॉजिट करता है इसमें से। लेकिन में कौन सी जो है निकट मुद्रा है, मतलब तो सब फिक्स डिपॉजिट किए, फिक्स डिपॉजिट जो हम किए वो भी एक तरीक़े से, हाँ तो कौन कौन है, जैसे कि इसमें समझ जाए, फिक्स डिपॉजिट किए वो हो गया। विनिमय पत्र, यानी कि जो एक्सचेंज, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए बॉन्ड वगैरह बनाया जाता है एक्सचेंज करने के लिए, या फिर ट्रेजरी बिल,
वहाँ पे जो खजाना रहता है उसको, तीनों को जो है ऑलमोस्ट, इसे निकट मुद्रा कहा जाता है, नियर मनी कहा जाता है इस सबको। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर देता है? हार्टेल विदर्स कहे थे, मनी इज मनी। पूर्ण कार्य मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सिक्के पर अंकित मूल्य उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है। फुल बॉडी मनी, इसको फुल बॉडी मनी कहते हैं। उसे मान लीजिए 2 रुपये का बनाने में सिक्का लगा तो उसका दाम भी 2 ही रुपया होगा, तो उसका मूल्य बराबर होता है। एक फुल बॉडी मनी में क्या होता है, कमोडिटी वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू बिल्कुल बराबर होता है। इसमें है क्वेश्चन कि इसमें से कौन जो है वो मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। तब जो वैल्यू का क्राइटेरिया, जब वैल्यू का पता करना है, मापदंड का, मूल्य का मापदंड, ये जो है प्राइमरी फंक्शन में आता है। मूल्य का मापदंड जो है प्राइमरी फंक्शन में आता है, ये जो सेकेंडरी में नहीं आता है। बाकी जो हो गया डिफर्ड, जो स्थगित भुगतान हो गया, या फिर रुपया का इकट्ठा करना हो गया, फिर ट्रांसफ़र हो गया, ये सब जो है सेकेंडरी में आता है। लेकिन उसका वैल्यू पता करना, जो क्राइटेरिया वैल्यू होता है, वो होता है प्राइमरी में आता है। साख मुद्रा व मुद्रा जिसमें मौद्रिक वैल्यू वस्तु मूल्य से, देखिए क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी में जो है कि मॉनेटरी वैल्यू से जो है वो अधिक होता है, क्रेडिट मनी वो अधिक होता है। और उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या होता है कि जिसमें रुपये पर रुपया लिखा रहता है और उसका जो वास्तविक मूल्य होता है वो बराबर नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि बराबर नहीं होता है, मतलब कि बनाने में कम खर्चा पड़ता है, और जो होता है रुपया जो होता है वो ज़्यादा होता है, दोनों में उतना सेम नहीं होता है। उसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हो गया हम लोग का क्रेडिट मनी में होता है क्या, क्रेडिट मनी में अधिक होता है, जो मुद्रा पर जो लिखा रहता है उसका जो बनाने में रुपया आता है उससे अधिक लिखा रहता है, उसको क्रेडिट मनी कहते हैं। इंडिया में जो करेंसी है वो जो है अपरिवर्तनशील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, और सिक्का जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, और करेंसी जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है, यानी कि जो है रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई को जो है वो रेगुलेट कौन करता है? मनी सप्लाई को रेगुलेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इसमें से जो है इन्फ्लेशन का कौन सा कारण है? तो पहला कारण है कि इंक्रीज हो जाता है सप्लाई ऑफ मनी, ज़्यादा रुपया छपने लगता है, वो हो गया। घाटे की वित्त व्यवस्था, ये भी सही है, व्यवस्था बढ़िया नहीं आता है। जनसंख्या तीनों के तीनों है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है, यह किसने कहा था? तो मार्शल बोले थे। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी? तो जो पत्र मुद्रा, जो लेटर करेंसी होता है, वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब कि एक तरीक़े से मुद्रा एक कौन सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो उसमें लेटर करेंसी जो पत्र मुद्रा होता है उसमें होता है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हम लोग पत्र मुद्रा, जो लेटर करेंसी है, पेपर करेंसी, वही पेपर करेंसी को ही कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यही यूज में होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, उसको लीगली रिकॉग्नाइज है हम लोग में, पेपर करेंसी। पूंजी का निर्माण, जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण वो होता है बचत के द्वारा, हमेशा बचत के द्वारा ही होगा। क्रेडिट का यूज होता है, साख का उपयोग होता है विनियोग, एक्सचेंज के लिए होता है, और कंजम्पशन, उपभोग के लिए होता है। दोनों के दोनों सही है, कंज्यूमर के लिए भी होता है और एक्सचेंज के लिए भी होता है। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा जो लोन दिया जाता है वो क्या क्या होता है? लोन दिया उसको क्या कहते हैं? एक तो क्रेडिट मनी कहेंगे ही, लोन दे रहा तो क्रेडिट होगा ही, और उसको बैंक मुद्रा, बैंक करेंसी भी कहेंगे। बैंक करेंसी और क्रेडिट मनी दोनों का आता है, बैंक करेंसी और क्रेडिट मनी दोनों। अगर कहा निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। भारतीय सिक्के प्रामाणिक अथवा मानक मुद्रा है। जनरली जो गोल्ड और सिल्वर है वो एक टोकन करेंसी है। देखते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, इसमें से कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है कि इंडियन कॉइन जो है वो ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड करेंसी है, सिर्फ यही सही है, दूसरा का नंबर सही नहीं है। इनकी इंडियन करेंसी जो है वो ऑथेंटिक करेंसी है। कह रहा है किसी, मतलब कि जो जमानत के तौर पर मांगी जाने वाली राशि, मतलब कि जो कॉशन मनी है, फिर कोलेट्रल रख के नहीं बनाया, तो उसी हम लोग कॉशन मनी कहते हैं।
1 अप्रैल 1957 को चौका प्रणाली की जगह दाशमिक प्रणाली को अपनाया गया, डेसिमल करेंसी को। चौका प्रणाली में सिक्के के 4 गुणक होते थे और दाशमिक प्रणाली में 10 गुणक होते थे। दोनों के दोनों सही। 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया। कह रहा है कि इसमें से कौन जो लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी में 1 नंबर का न्यायालय में जो आदमी फाइन भरता है वो हो गया। उसके बाद बी में कहता है कि वह रुपया जो कि एक जो लोन लिया है वो मतलब कि वो लेन देन में बिल्कुल ही मतलब वो स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। मतलब कि ऋणदाता या फिर ऋण लेता है वो मतलब एक दूसरे से ट्रांजैक्शन में वही मनी लेने के लिए एक दूसरे से बाध्य है, मतलब वही एक्सेप्ट करना ही होगा। ये तो वो हो गया। या फिर चेक ड्राफ्ट या फिर एक्सचेंज बिल जो होता है, बॉन्ड वॉन्ड होता है वो हो गया। या फिर किसी देश में जो मेटल करेंसी होता है वो होता है। इसमें से लीगल टेंडर मनी को सबसे बढ़िया था। लीगल टेंडर मनी वही हो गया जो ऋण लोन वगैरह में क्रेडिटर जो होता है एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल ही बाध्य होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर मनी। 1929-30 के जो मंदी आया था उसको सुधारने के लिए कौन इसमें से जो है अपना वो दिए थे, तो प्रोफेसर किन्स दिए थे। एडम स्मिथ के वो जो गलत हो गया था साबित, उसके बाद किन्स दिए थे। कर इसमें से इन्फ्लेशन का क्या कारण था। वस्तुओं का मूल्य का बढ़ता है, वस्तुओं में मुद्रा का मूल्य गिरता है। ए और बी है, दोनों के दोनों सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज व्हाइल द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स द सेम। रुपये का इफ़ डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाएगा लेकिन सप्लाई जो है वो सेम रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि ब्याज दर में वृद्धि आ जाएगा। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई जो है सेम रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगा। फिलिप्स कर्व जो है वो किसके बीच में रिश्ता बतलाता है, तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्लेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है डिफ्लेशन क्या है। तो डिफ्लेशन जो होता है वो जितने भी सामान है, गुड्स और सर्विसेज हैं, उनके रुपये में जो है वो गिरावट आता है, वो उसका प्राइस में जो दाम कम होता है उसी को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। अस्फीति को डिफ्लेशन कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो काफ़ी शार्प इंक्रीज़ होता है, जो शार्प इंक्रीज़ होता है इन्फ्लेशन के रेट में, वो कभी कभी बेस इफेक्ट के कारण होता है। बेस इफेक्ट के कारण, तो जो बेस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो बेस इफेक्ट जो होता है पिछले साल के मुकाबला जो महंगाई का कैलकुलेशन करते हैं उसी को तो हम लोग बेस इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया। अब 43वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स रेसिडेक्स क्या है। सूचकांक रेसिडेक्स जो है वो रियल एस्टेट है, द भूमि आ गया रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट कीमतों का जो पता किया जाता है वो हो गया। इसमें मैं कहता है कि भारत में मतलब कि इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा सही है, तो कह रहा है कि जो मनी सर्कुलेशन को कम करना है, मनी सर्कुलेशन को रिड्यूस करना है, वो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल मतलब कम करता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि डी ऑप्शन में कि जो मनी सर्कुलेशन को बढ़ाना वो कंट्रोल करता है। तो मनी सर्कुलेशन को बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन तो आपका और बढ़ ही जाएगा। ये इसमें सही है, मनी सर्कुलेशन को घटाने से जो है इन्फ्लेशन कम होता है। उसके बाद है कि इसमें से जो तो फॉलोइंग कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है लेबर ब्यूरो डिसाइड करता है। लेबर ब्यूरो डिसाइड करता है। कर्मचारी के महंगाई भत्ता जो है किसे पता चलता है, कर्मचारी के महंगाई भत्ता जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। निम्न में से कौन जो है वो इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इसमें से फ़ायदा किसको होता है, तो उसको पता ही था अलग अलग। ऋणी होते हैं, जो लोन लेते हैं उनको फ़ायदा होता है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के मापन में से किस एक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है। सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे। उसमें था कि 117 को था, फिर 64 को था, फिर 500 कुछ था, तो 500 सबसे ज़्यादा इसमें है मैन्युफैक्चरिंग वाला ही था, इसीलिए इस पर ज़्यादा। मुद्रा का प्राथमिक यानी कि पहला प्राथमिक जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी होता है विनिमय एक्सचेंज के लिए, गुड्स और सर्विस के लिए, अब मूल्य मापन वैल्यू पता करने के लिए। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा के मूल्य में स्थिरता हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी के कारण क्या होगा, तो वो डिलेड पेमेंट को आसानी से हैंडल करेगा, या फिर करेंट ड्यूज को आसानी से हैंडल करेगा, या फिर जो डिफर्ड ड्यूज होता है उसको आसानी से हैंडल करेगा। तो जो
मनी का स्टेबिलिटी के कारण वो जो है डिलेड पेमेंट को अच्छा से हैंडल करेगा। मनी के स्टेबिलिटी का डिलेड पेमेंट, मनी के स्टेबिलिटी का डिलेड पेमेंट, मनी के स्टेबिलिटी का डिलेड पेमेंट को हैंडल कर लेगा। वैसे कोई भी आसानी से अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो मतलब जो है उसको स्टेटस मिला है करेंसी का, और कन्वीनियंस भी है लोगों को लिए देने जाने में, जनता की सुविधा के लिए उसको जो है स्टेटस का, करेंसी का स्टेटस ही मिल चुका है। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। उसका कहता है चीप मनी किसे कहा जाता है, सस्ती मनी, चीप मनी किसे कहा जाता है। तो जो लो इंटरेस्ट पर जो इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को और कंज्यूमर को जो लोन मिलता है उसी को हम लोग चीप मनी कहते हैं। लो इंटरेस्ट पर इंडस्ट्री, बिजनेस और कंज्यूमर को जो लोन मिलता है उसी को हम लोग चीप मनी कहते हैं। कह रहे कि परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टिबिलिटी से क्या गलत है। तो पहला कह रहा है कि एक्सचेंज रेट जो होता है करेंसी का वो डिटरमाइन होता है सप्लाई और डिमांड से, तो ये तो सही है। बी में कह रहा है कि जो इकोनॉमी का स्ट्रेंथ होता है वो एक्सचेंज रेट से पता चलता है, तो ये भी तो सही है बात है। कह रहा है कि ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन को जो है बंद करता है, तो ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको प्रत्यक्ष कार्य करना होगा, ना कि अप्रत्यक्ष तौर पर, तो इसका जो है कन्वर्टिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है डी ऑप्शन का। देखते हैं इसमें क्या क्या को शामिल किया जाता है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है फॉरेन करेंसी एसेट होता है। दूसरा नंबर होता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो सोना है वो, और तीसरा का होता है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, यही 3 को होता है। लोन्स नहीं होता है, ये बात ध्यान होगा। बाकी सभी ऑप्शन में यहाँ पे बिडिन है, यहाँ पे बिडिन है, यहाँ पे बिडिन है, तो लोन्स नहीं होता है। इसमें तीन ही चीज़ होता है। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा का होता है रिजर्व बैंक के द्वारा सोना, और तीसरा का होता है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके बाद देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। वैसा मनी जो कि प्राइमरी मनी का जो है सहायक हो, मतलब कि उसको सब्सिडरी के रूप में हो, और जो है लिमिटेड लीगल टेंडर हो, वो जो है लिमिटेड लीगल टेंडर हो, और उसका जो है जो छापना हो बिल्कुल एक सीमित में हो, इससे ज़्यादा हम नहीं छाप सकते हैं। और जो है और उसका मेटेलिक वैल्यू जो होता है वो डिक्लेयर वैल्यू से, जो घोषित वैल्यू होता है उससे कम होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो प्राइमरी मनी का सब्सिडरी होता है, उसके बाद जो उसका छपाई होता है वो सीमित होता है, वो उसका जो मेटेलिक वैल्यू होता है वो उसका डिक्लेयर वैल्यू से कम होता है, तो इसको हम लोग टोकन करेंसी कहते हैं, इसको हम लोग टोकन करेंसी कहेंगे। इस पर कह रहा है कि वैसा करेंसी सिस्टम जिसमें कि 100% जो फंड है उसको रखा जाता है या फिर तो सोना या फिर चांदी में या फिर कागजी मुद्रा में, जो कि परिवर्तनशील होता है, उसको स्वर्ण या धातु मुद्रा प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसको स्वर्ण या धातु मुद्रा प्रणाली कहेंगे। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट जो है इशू करता है करेंसी नोट को, लेकिन उसमें जो है उनके स्वर्ण, सोना, चांदी सब मूल्यवान जो जितने प्रीसियस मेटल है उसको नहीं रखा जाता है, उसको नहीं रखा जाता है। सिर्फ जो है उसमें बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल के आधार पर रखा जाता है। तो उस प्रणाली को हम लोग जो है ट्रेजरी बिल सिस्टम कहते हैं। कोषागार वही ट्रेजरी बिल सिस्टम इसको कहा जाता है, ट्रेजरी बिल सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। सरकार जो है करेंसी नोट को इशू करता है ट्रेजरी बिल के आधार पर, जिसमें कि सोना और चांदी को बिल्कुल भी उसमें नहीं रखा जाता है, जितने प्रीसियस मेटल है उनको भी नहीं रखा जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। कह रहा है कि म्यूचुअल जो रेशियो होता है सोना और चांदी का, वो जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट को उसके प्योरिटी के हिसाब से, उसकी शुद्धता के हिसाब से। लेकिन कभी कभी मार्केट वैल्यू के कारण क्या होता है कि एक मेटल का जो दाम जो है दूसरे के मुकाबले में बढ़ जाता है। कभी कभी किसी एक धातु का जो बाजार मूल्य बढ़ जाता है, ऐसे में क्या होता है उसका जो वास्तविक मूल्य होता है, जो एक्चुअल प्राइस होता है, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। कागजी सोना पेपर गोल्ड का संबंध जो वो किससे है, तो SDR जो होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो SDR होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उससे होता है, उसको पेपर गोल्ड का संबंध उसी से है। उसके बाद हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातु मान के अंतर्गत ग्रेसम का नियम लागू होता है। ये सब याद रखना है। द्विघातु मान यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक द्विघातु मान के अंतर्गत ग्रेसम का नियम लागू होता है। ग्रेसम का नियम लागू होता है वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा लीगली एक्सेप्टेबल घोषित किया गया है। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा पेमेंट पर, तो गवर्नमेंट जो है उसको दंड दे सकता है। उसको हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर मनी,
उसको लीगल टेंडर सरकार कहता है भी नहीं लेता है, कोई नहीं लेने से एक्सेप्ट कर देता है। तब कहता है कि द्विघातु मान, जैसे द्विघातु मान हो गया, इसको शायद बाई मेटेलिक भी कह सकते हैं। द्विघातु मान आज विश्व में कहीं भी परिचालन में नहीं है। द्विघातु मान आज विश्व में कहीं भी परिचालन में नहीं है। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किया जाता है वह उस देश का क्या कहलाता है, वह उस देश का प्रधान मुद्रा कहलाएगा, स्टेपल करेंसी कहेगा, प्रधान मुद्रा या फिर स्टेपल करेंसी कहेगा। सभी लेन देन उसे, जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा की व्यवस्था होती है एवं स्वर्ण या चांदी कोष में रखने का कोई प्रावधान नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ मुद्रा के बदले मुद्रा या फिर उसमें सोना चांदी रखने का कोई प्रावधान है, उसको हम लोग करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। करेंसी के मुद्रा विनिमय माने करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं उसको।